हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम क्लास 10th के बायो के चैप्टर फर्स्ट जीवन की प्रक्रियाएं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये इस चैप्टर की थर्ड क्लास है। इससे पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं जिनमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो आज की क्लास भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हमने 2022 2023 और 2024 इन ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को सम्मिलित किया है आज की क्लास में। तो इस क्लास में आपको पिछले साल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उसके पहले वाले भी मिलेंगे और साथ ही साथ एक साल और के पहले क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप जरूर इन्हें ध्यान से देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। कौन सी नलिका ले जाती है, नाम बताना है। शिरा, महाशिरा, दाया निलय या फिर धमनी। तो इनमें से दाया निलय ये कोई नली नहीं है, ये हृदय का भाग है, तो ये रुधिर को नहीं ले जाएगी, ये पहले काट दीजिए आप। अब हमारे शरीर में दो तरह की नलिकाएं होती हैं, एक धमनी होती है और दूसरी होती है शिरा। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। तो हमें बताना है कि शुद्ध रुधिर को कौन ले जाता है। तो शुद्ध रुधिर को ले जाएगी धमनी। तो यहाँ पर सही जवाब है महाधमनी। धमनी शुद्ध रुधिर को ले जाएगी और महाशिरा, शिरा ये दोनों अशुद्ध रक्त को ले जाएंगे। और ये हृदय का भाग है दाया नीला, ये रक्त को नहीं ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। तो हमें ऐसी शिरा का नाम बताना है जिसमें शुद्ध रुधिर बहे। पल्मोनरी शिरा, ग्रीवा, पोर्टल शिरा या फिर पश्च महाशिरा। तो अभी मैंने बताया था कि शिरा का काम होता है अशुद्ध रक्त को ले जाना। अशुद्ध रक्त को ले जाना। लेकिन एक ऐसी भी शिरा होती है जो अशुद्ध रक्त को नहीं बल्कि शुद्ध रक्त को ले जाती है। अब ये शिरा कौन सी है, तो इसे हम लोग कहते हैं फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस को इंग्लिश में कहा जाता है पल्मोनरी। तो यहाँ पर पल्मोनरी शिरा ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहेगा। तो हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा पल्मोनरी शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के कितने समूह होते हैं। समूह का मतलब ब्लड ग्रुप कितने होते हैं। यहाँ पे हमें ब्लड ग्रुप के प्रकार को बताना है। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करें ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 2, 4, 6 या फिर 8। तो ब्लड ग्रुप टोटल 4 है। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी और चौथा है ओ। ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं टोटल। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन सी या फिर पोटेशियम। बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो जल्दी जल्दी कमेंट करें इसका आंसर सभी लोग। रुधिर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। सभी का जवाब सही आ रहा है। यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन। रुधिर का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कण लसिका में नहीं पाया जाता है। इनमें से कौन लसिका में नहीं पाया जाता है। लसिका किसे कहा जाता है, तो रक्त नलिका में रुधिर का छना हुआ भाग। जब रक्त नलिका में बहता है तो दबाव के कारण रक्त का कुछ भाग नली से छनकर बाहर चला जाता है, इसे ही लसिका कहा जाता है। अब लसिका में कौन सा कण नहीं होता है, आरबीसी अर्थात लाल रक्त कण, लिम्फोसाइट्स, श्वेत रक्त कण या फिर उत्सर्जी पदार्थ। तो लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती हैं क्योंकि इनका आकार पर्याप्त बड़ा होता है और ये नलिका से छनकर बाहर नहीं जा पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। वृक्क किस तंत्र का भाग है ये आपको बताना है। पोषण
तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या फिर परिवहन तंत्र। तो वृक्क भाग है उत्सर्जन तंत्र का। उत्सर्जन तंत्र का चित्र लगभग सबको याद होगा। दो किडनियां ऐसे हम बना लेते हैं, फिर यहाँ से दो नलिकाएं लेके आते हैं, दोनों तरफ से इनको कनेक्ट कर देंगे, फिर यहाँ से एक नली निकलेगी जो यहाँ आके कनेक्ट होगी और फिर ये, तो ये हमारा उत्सर्जन तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया को अमोनिया में कौन परिवर्तित करता है? आग्नेयाशय, यकृत, आमाशय या फिर वृक्क? इनमें से कौन यूरिया को अमोनिया में परिवर्तित करता है? यूरिया को अमोनिया में परिवर्तित करने का कार्य है यकृत का। यकृत को लीवर कहते हैं, तो कंफ्यूजन न रखिएगा, लीवर अर्थात यकृत दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क नलिका किससे संबंधित होती है? जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र या फिर परिसंचरण तंत्र? तो वृक्क नलिका से हमें पता चल रहा है कि इसका संबंध वृक्क से है। वृक्क, अब वृक्क को हम किडनी भी कहते हैं, तो इसे लिख सकते हैं किडनी। अब वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो सबको पता होगा, वृक्क उत्सर्जन तंत्र का भाग है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा वृक्क उत्सर्जन तंत्र का भाग है, तो वृक्क नलिका भी उत्सर्जन तंत्र का ही भाग होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमेन संपुट किसका भाग है? अभी हमने देखा था वृक्क नलिका, वृक्क की जो क्रियात्मक इकाई होती है, किडनी की क्रियात्मक इकाई, उसे वृक्क नलिका कहते हैं। अब वृक्क नलिका के स्टार्ट में एक सी टाइप का आकार होता है, इसका जो अगला वाला भाग है इसी को कहा जाता है बोमेन संपुट। तो वृक्क नलिका का भाग होता है बोमेन संपुट। तो यहाँ पर हमें बताना है बोमेन संपुट किसका भाग है? तो बोमेन संपुट भाग है वृक्क नलिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में या फिर हृदय में? इनमें से कहाँ मूत्र का निर्माण होता है? तो यह कार्य है वृक्क का। वृक्क में क्रियात्मक इकाई पाई जाती है नेफ्रॉन, जिसे हम लोग वृक्क नलिका कहते हैं। ये रुधिर से यूरिया को अलग करके मूत्र का निर्माण करते हैं। नेफ्रॉन को ही वृक्क नलिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। कोशिकाओं में ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, एटीपी को, ग्लूकोज को या फिर पायरूवेट को? तो इनमें से कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी से कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? पायरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होगा? तो हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज सबसे पहले ये बदल जाता है पायरूवेट में। अब ये पायरूवेट बदल जाता है CO2 और जल में। तो पहली वाली ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है और ये दूसरी प्रक्रिया कहाँ पे होती है? कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या फिर केंद्रक? तो ग्लूकोज पायरूवेट में बदलता है कोशिका द्रव्य में, तो ये पहली प्रक्रिया होगी कोशिका द्रव्य में। अब पायरूवेट बदलेगा CO2 और जल में, ये प्रक्रिया होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है पायरूवेट का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का एक भाग है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोबारा, अभी कुछ टाइम पहले भी आया था। तो वृक्क पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन, इनमें से किस तंत्र से संबंधित है? तो वृक्क का संबंध होता है उत्सर्जन तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम का कार्य क्या है?
लास्ट क्लास में हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, जहां पे हमने जाइलम, फ्लोएम दोनों के कार्यों को देखा था। जाइलम का कार्य होता है ज से जल, जाइलम जल दोनों ज से हैं, और फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का परिवहन। तो यहाँ पर फ्लोएम का कार्य होगा खाद्य पदार्थों का परिवहन, और जल व खनिज लवणों का परिवहन ये कार्य है जाइलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन किस अंग से प्रारंभ हो जाता है? मुख से, यकृत से, छोटी आंत से या पित्ताशय से? मनुष्य में पाचन की शुरुआत मुख से हो जाती है, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन का। मुख में लार रस होता है जो भोजन का पाचन प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की इकाई जो उत्सर्जन में भाग लेती है उसे क्या कहते हैं? तो वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का नाम इस क्वेश्चन में आपको बताना है। न्यूरॉन, वृक्काणु, साइटॉन या फिर म्यूटॉन। तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई है वृक्काणु, इसी को वृक्क नलिका भी कहा जाता है, वृक्क नलिका। इसी का नाम है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा भोजन के विघटन को कहते हैं। अर्थात ऑक्सीजन ग्रहण करके भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न करना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन, जनन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। ऑक्सीजन को ग्रहण करके कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? इनमें से प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप क्या बनता है? प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज या फिर सभी? हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में CO2 और जल ये दोनों क्रिया करते हैं प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और निर्माण करते हैं ग्लूकोज का C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन भी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण होगा और ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर ग्लूकोज ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब मापा जाता है। रक्तदाब हम किससे मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप या माइक्रोमीटर। इनमें से किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब को मापा जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा स्फिग्मोमैनोमीटर। इस यंत्र की सहायता से हम रक्तदाब मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया किस अंग में संपन्न होती है? पाइरूवेट का विखंडन अर्थात पाइरूवेट का ऑक्सीकरण ये कहां पर होता है? पाइरूवेट का ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण के पश्चात प्राप्त होता है CO2 और जल, और साथ में ऊर्जा मिलती है हमें ATP के रूप में। तो यह प्रक्रिया कहां पर होगी? अभी मैंने बताया था सबसे पहले ग्लूकोज बदल जाता है पाइरूवेट में, और यह प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव्य में। अब पाइरूवेट बदल जाएगा CO2 और जल में, और यह प्रक्रिया होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिका द्रव्य में और पाइरूवेट का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी साबित हों। तो इसी क्रम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली क्लासेस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।